हाँ प्रॉपर्टी सर 3-4 मेन चीजें हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये गलतियाँ मुझसे हुई हैं। मतलब मेरा चालान जब पेश हो रहा था तो मैंने तो बताया था मगर हुई मेरे से गलतियाँ और किसी कारणवश नहीं नोट कर पाया। तो जिनके चालान पेश होने वाले हैं या आने वाले समय में पेश होंगे तो फाइल का नेम क्या है, फोल्डर का नेम क्या है, फिर उसके बाद एक्सेस डेट क्या है, क्रिएटेड डेट क्या है, मॉडिफाइड डेट क्या है। अगर आपने ये चीज़ उनके चालान में पावती के समय जब विवेचक देता है और आपने लिख दी तो क्या होगा कि वो फंस गया वो, और उसके नीचे उसके दस्तखत करवाइए, उससे दस्तखत करवाइए जिसमें कि ये ना कह पाए वो कल की डेट में कि इनने वो सीडी को बदल लिया, या किसी सीडी की जो रिपोर्ट अभिषेक जी पेश कर रहे हैं बाद में बना के, तो वो ये ना कह पाए कि नहीं ये सीडी तो नहीं थी, वो हमने तो कोई और सीडी दी थी। तो वो ये चीज आने वाले समय में हो सकती है, मगर अपन के लिए उसके लिए एक रास्ता अपन ने सर ने भी बताया था, एडवोकेट साहब ने भी, कि एक अपन क्लोन मांगे न्यायालय से, तो वो भी एक रास्ता है। पर मैं बोलता हूँ ऐसा रास्ता के लिए अगर वो आगे होगा नहीं होगा, क्योंकि इसमें सबसे पहली आपत्ति उठाते हैं हमारे वकील साहब। क्यों उठाते हैं उसका कारण, चालान पेश अगर आपका नहीं होगा तो उनका क्या फायदा है, आपके में चार्ज नहीं लगेगा तो उनका क्या फायदा है भाई, आपका चालान पेश होने पे ही तो उनका फायदा है। आपका चालान नहीं पेश होगा तो आप क्या का पैसा दोगे उनको। तो भैया वो तो चाहते हैं कि एन केन प्रकार आपके चार्ज लग जाए तब हम आगे बढ़े, क्योंकि ये व्यक्ति तो मर गया, अब चार्ज लग गया तो जाएगा कहाँ बच के, आएगा मेरे पास। तो भैया इसलिए अपन को ये चीज, भले हमारा वकील साहब कहता भी है, तो हमको ये नहीं बोल रहा मैं कि अपने वकील साहब से कोई चीज अपन को कोई बुराई है या अपन, मगर अपन एक बार कहने में क्या जाता है अपना, क्योंकि हमारे उसके वकील साहब के लिए हो सकता है ये 100 में से एक केस होगा, मगर हमारी जिंदगी है, हमने बड़ी मुश्किल में नौकरी पाई है, लाखों की भीड़ में खड़े हुए हैं, तब जाके नौकरी मिले, किसी के एहसान के तले नहीं मिली है नौकरी। तो इतनी जल्दी इतनी आसानी तरीके से अपन नहीं चाहते कि हाथ से फिसल जाए ये नौकरी, क्योंकि हमारे परिवार के बच्चों का भविष्य लटका हुआ है, ये दाव लगा हुआ है उनके भविष्य पे। आप लोगों को लगेगा मैं बहुत छोटा सा आरक्षक हूँ, सिपाही आदमी हूँ मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कोशिश करी है आप लोगों को इकट्ठा करने की, और नाम तो छोटा सा है अनुकूल मिश्रा, पर मैं चाहता हूँ कि मैं जैसा लड़ता हूँ ईश्वर ऐसी शक्ति देते मेरे को कि आप लोगों को मैं अपने से ज़्यादा ऐसा कर दूं कि आप लोग कहीं भी किसी भी पोजीशन में रहो, कहीं रहो, अनुकूल से बड़ा अनुकूल बन जाओ, जीना सीख जाओ। यार केस ठीक है, केस फर्क नहीं पड़ता, आप लोग जीना भूल गए हो। इतना निराशा मैं देखता हूँ ना अपने आप को, मतलब कहना नहीं चाहिए मगर ये दुख है यार, ठीक है। जब वो देखते हैं कि ये लैपटॉप जो है ऑफिशियल लैपटॉप है मेरा, उस पर काम कर रहे हैं, अगर ऑफिशियल है तो उस पर लिखा होना चाहिए ना कि एंटी करप्शन ब्यूरो। बिल्कुल सही बात है। यहाँ तो रोस्टर हमारा रोस्टर से साबित होता है कि कंप्यूटर इसके नाम पे रजिस्टर्ड है, किसका कंप्यूटर है। ओके ठीक है। इसके बाद विंडोज का जैसे वर्जन आ रहा है 10.0.8, यहाँ पे विंडोज का शायद कोई वर्जन ही नहीं लिखा हुआ है। क्या साबित हो रहा है, विंडोज 7 में मैंने किया है, 10 पे किया है, 11 पे किया है, 98 95 पे किया है, या मैंने लाइनेक्स ओबंतु और किसी ओएस पे किया है। नीचे आते हैं, अगर अच्छा एक चीज और, जो भी सॉफ्टवेयर एसीबी द्वारा काम पे लिया जाता है वो सॉफ्टवेयर से जेन्युइन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर जेन्युइन सॉफ्टवेयर नहीं है वो ऑथराइज नहीं है उसको काम में लेने के लिए। और अगर माइक्रोसॉफ्ट को इस बात का पता पड़ता है, माइक्रोसॉफ्ट उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ये भी आईटी एक्ट में आती है चीज। इसके अलावा प्रोडक्ट आईडी, जो प्रोडक्ट आईडी आ रही है ये मेरे सिस्टम की रजिस्ट्रेशन की है। जब मैंने विंडोज परचेज की ये मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि डेट ऑफ टाइम वगैरह आता है सारा, मतलब सिस्टम बुक है 17/11, मुझे 17/11 को मैंने अपना लैपटॉप जो है रिस्टार्ट किया। ये चीज भी इसमें आनी चाहिए कि मैंने जो अपने मेरा कंप्यूटर है मैंने 15 दिन पहले चालू किया तो उसके बाद बंद ही नहीं करा, या मेरे उससे पता पड़ता है सिस्टम की क्या कंडीशन, परफेक्ट कंडीशन में चल रहा है या नहीं चल रहा है। अधिकतर लोग अपन सभी काम लेने के बाद में शट डाउन करते हैं, अगर प्रॉपर वे में आपने शट डाउन नहीं किया तो सिस्टम रिपोर्ट भी सही जनरेट नहीं करेगा।
इसके अलावा जैसे इन्होंने खाली जैसे लिखा है SCL या उसकी जो बायोस वर्जन होता है, बायोस वर्जन की भी कोई डिटेल नहीं है। इससे साबित होता है कि विंडोज 7 है, इसमें कुछ भी डिटेल इसमें मेंशन नहीं है इसकी डिटेल पर। फिर इसके अलावा टोटल सिस्टम में ये कहते हैं कि हमारे इसमें जो मैंने आपको बताया कि सिस्टम में साइज वगैरह कितना है, ये पूरा उसका वर्चुअल साइज, वर्चुअल मेमोरी वगैरह सारी चीजें आ रही है। इसमें ये सिर्फ ये लिखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में 500 GB का हार्ड डिस्क है, भाई 500 GB में कितना डेटा भरा हुआ है, उसमें से 1 GB भरा हुआ है, 10 GB भरा हुआ है, क्या पता जो हार्ड डिस्क इसमें रिकॉर्ड करा गया है डेटा वो पहले से खाली, वो बिल्कुल खाली हो, या हो सकता है उसमें पहले से 10,000 रिकॉर्डिंग पड़ी हुई हो, उनमें से डेटा निकाल के टैंपरिंग कर करके आपकी रिकॉर्डिंग बनाई है। जब बाद में स्पेक्ट्रोग्राफी करेंगे तब उसमें आज सामने आएगी चीज। बाकी इसके अगर सिस्टम पूरा अपडेटेड रहता है तो फर्मवेयर वर्जन वगैरह जो है इनकी भी डिटेल आती है पूरी, इसमें सब कुछ भी कोई स्पेशलिटी क्या बल्कि कोई सेंस नहीं। हां तो लैपटॉप भी मंगाना चाहिए उनका क्या है, बिल्कुल जिससे वो बनाते हैं वो भी मंगाना चाहिए। एसीबी वाले कई बार ये लिखते हैं कि जो कार्रवाई हमने कंप्यूटर पे की, ठीक है, रनिंग नोट में, कई रनिंग नोट में मतलब चला जो गया वो तो उसमें मैंने देखा, तो भाई कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा है जिसमें कीबोर्ड अलग है, सीपीयू अलग है, माउस अलग है, और जो कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर ये चारों चीजें अलग अलग है। मतलब ये रवानगी में जो दिखाते हैं कि सारी चीजें लेके हम लोग रवाना हुए, फिर 65 GB में लैपटॉप फंसा। लैपटॉप का मतलब होता है मूवेबल ऑब्जेक्ट, मैं इसको कहीं भी इजीली ले जा सकता हूँ, अकेला आदमी ले जा सकता है एक बार में, पर जब कंप्यूटर की परिभाषा आ गई ना, वहाँ पे 4 चीजें आपके अकेला आदमी कहाँ का ले जाएगा। आप जब वेब कार्रवाई करने गए हो कहीं पर, तो आपके वहाँ पे पहले कोड ढूंढोगे कि, और वहाँ पे मान लो बिजली की व्यवस्था नहीं तो आपने कार्रवाई कैसे करी फिर? वो हो गया डेस्कटॉप, वो डेस्कटॉप हो गया, कंप्यूटर डेस्कटॉप एक ही उसमें आता है। वो लिखते हैं लैपटॉप नहीं, कई बार जैसे ये कंप्यूटर भी लिखते हैं कंप्यूटर/लैपटॉप, ठीक है, तो ये चाहते हैं कि दोनों चीजें कवर हो जाए। अगर मेरे पास में एक लैपटॉप है और एक डेस्कटॉप है, दोनों पे अगर मैं कमांड ही चलाऊंगा ना, दोनों पे अलग अलग चीजें आएंगी। कंप्यूटर जैसे मेरा लैपटॉप HP का है, कंप्यूटर हो सकता है कि और दूसरी कंपनी का हो, मेरा लेनोवो का हो, उसकी डिटेल आएगी। इनका मतलब है ना, बना हुआ इनका फॉर्मेट होता है, वही डिटेल इसे डालते हैं, फॉर्मेटिंग बनाते हैं सभी अधिकतर केसेस में ये चीज देखने को मिलती है। कई बार ये सर ये कंप्यूटर द्वारा है या किसी नहीं, DVR जो होता है, डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर होता है, उसकी बाय डिफॉल्ट जो बिट रेट बोलते हैं हम इसको, बिट रेट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 192 kbps की होती है। जैसे ही टेम्परिंग करी जाती है रिकॉर्डिंग में, उसकी फ्रीक्वेंसी 192 से सीधे 128 में बदल सकती कुछ भी वो अपने आप टेम्परिंग change के बाद। अच्छा, कई बार चेंज भी नहीं होती, ऐसा नहीं है हर बार हो, कभी कभी चेंज भी नहीं होती, बट जब स्पेक्ट्रोग्राफिक एग्जामिनेशन हम करते हैं उसके बाद में उसमें टेम्परिंग की चीज सामने आती है। गया हार्ड डिस्क कौन सी कंपनी की ली गई है, ये चीज तो है, बट प्रॉपर ये डिटेल्स अपनी कभी भी शेयर नहीं करते, क्योंकि ये चीज ना तो किसी ने क्रॉस चेक करी, ठीक है, कि जो लैपटॉप का सीरियल नंबर है वो सही है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए एक बहुत छोटा सा एक प्रोसीजर है, अगर एसीबी द्वारा इस तरह से ये शेयर करा जाता है तो वो ऑथराइज्ड और वैलिड माना जाएगा। जैसे जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है, इसमें एक कमांड होती है सिस्टम इन्फो, जैसे इस कमांड को चलाया जाता है तो अपने आप ही इस तरह की पूरी स्क्रिप्ट, मतलब कंप्यूटर की पूरी कंप्लीट डिटेल्स आ जाती है कि उसमें विंडोज जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और क्या चीज। इसी के साथ भाई जैसे कई बार क्वेश्चन ये आता है कि हम ये चीज कंफर्म कैसे करें कि जो 65B किस दिन बनाया गया है। हो सकता है जिस दिन चालान कोर्ट में पेश हो रहा है उसके एक दिन पहले बनाया हो, डेट पहले की डाल दी गई हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ट्रांसक्रिप्शन का जैसे कई बार अभी अपना डिस्कशन भी हुआ था कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो डेट तो आज की डाली है, बनाई 2 महीने बाद में है, कोई शायद 60 डेज का टाइम होता है ना सर इसका चालान पेश करने का। जी। पहले तो नहीं लेकिन बाद में कभी किया है। नहीं, वो दिया तो जा सकता है, बट जैसे ये उसमें मेंशन करते हैं नहीं दिया है तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसी तारीख को देना पड़े। जी। आप जब एविडेंस देने आता है प्रीतीश जैन, एडवोकेट, PC। हाँ, वो उसी डेट का देना पड़ेगा। आज की डेट में दे सकता है, लेकिन दूसरी डेट का जो उस दिन सीडी बनाई लैपटॉप पे काम किया था, सही हालत में था, वो लॉ चाहिए। नहीं, बट इसका सर जिस समय प्रिपेयर कर रहा है सीडी उसी समय देना है या कोई नहीं। जी,
नहीं, लॉ चेंज हो गया। नहीं वो मैं समझ गया सर। मेरा ये था कि एसीबी के द्वारा जो अपने मतलब उसमें सीरियल नंबर का जो क्रमांक होता है उसमें लिखते हैं कि इस डेट पे हमने किया है, और जो मैंने प्रोसीजर बताया है इसमें क्या है कि प्रॉपर डेट और टाइम भी आता है, किस टाइम पे सिस्टम की टेक्निकल डिटेल्स फैच करी गई है, ठीक है। और इससे आप इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि एसीबी के द्वारा जो 65B में डिटेल्स मेंशन करी गई है इसके अपने कंप्यूटर लैपटॉप की जिस पे काम करा गया है वो ओरिजिनल है या नहीं। इसके अलावा अगर एसीबी इसका कोई लिंक भी शेयर करता है कि भाई जैसे सीरियल नंबर मेरे कंप्यूटर और लैपटॉप का ये है, इस लिंक के थ्रू ये जांच भी करी जा सकती है, तो वो और पॉजिटिव उनके लिए रहेगा। और ये नहीं है तो इसका अपने को मतलब बेनिफिट मिलता है इस चीज़ से। इसके अलावा और भी मतलब कई चीज़ें और हैं 65B में, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन जो बनाता है कभी भी टीएलओ नहीं बनाता, ना कोई डीसीपी या डीवाईएसपी बनाता है। हर एक केस में जो 65B है वो वैसे दो इशू होने चाहिए। पहला तो उसको इशू करना चाहिए जिसने ट्रांसक्रिप्शन बनाई है, और उसको मेंशन करना चाहिए कि 65B मेरे द्वारा फला फला टीएलओ आईओ या डीसीपी डीवाईएसपी के निर्देश में इस मुकदमा संख्या के तहत मैंने ये कार्रवाई करी है, ट्रांसक्रिप्शन बनाई है। दूसरा टीएलओ को देना चाहिए कि मेरे निर्देश में फला कांस्टेबल के द्वारा ये ट्रांसक्रिप्शन बनाई है। जबकि एसीबी में ये लिखा जाता है कि बस ये लिख देते हैं कि इस फला केस में हमारे द्वारा ट्रांसक्रिप्शन बनाई गई और राइट साइड पे उसके साइन और नेम और सिग्नेचर होते हैं। जी एक क्वेश्चन, प्लीज। जैसे अधिकतर केसेस में मैं देख रहा हूँ जी सीडी बनाई जाती है, सीडी के सपोर्ट पर 65B एमएस एक्ट का सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन डीवीआर जो ट्रांसक्रिप्ट बनती है सीडी को चला के नहीं बनाते हैं, ट्रांसक्रिप्ट बनाते हैं डीवीआर को सुन के सीधा रहता है जी और फिर उसका ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट लेते हैं। जो ट्रांसक्रिप्ट का ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट किया है डीवीआर उसके सपोर्ट में 65B रहता नहीं है। तो क्या वो जो ट्रांसक्रिप्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आएगा और 65B देना जरूरी होगा? बिल्कुल सर, देना जरूरी है उसके लिए, क्योंकि ये जो एविडेंस भी सिस्टम जनरेटेड नहीं, ये मैनुअली अपने प्रिपेयर किया है। सिस्टम जनरेटेड वो होता है जैसे मैंने एक कमांड चलाया, मैनुअली प्रिपरेटेड है तो हाँ। क्या वो कंप्यूटर आउटपुट माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा सर, वो लागू होगा 65B? बिल्कुल। इसके सपोर्ट में कुछ अगर आपके पास इसका कंटेंट मुझे एक बार देखना पड़ेगा, भी है मेरे पास, बट मैं कुछ निकाल के आपको शेयर करता हूँ जैसे कुछ। तो ट्रांसक्रिप्ट में हूबहू आवाज जी और माने उसी नमूना में कोई ऐसा सिस्टम है कि वो तैयार हो सके, कंप्यूटर में ऐसा कोई सिस्टम है कि ट्रांसक्रिप्ट हूबहू आवाज में शब्दों में तैयार हो सके। रिकॉर्डिंग समझ गया। बिल्कुल सेम बैठे। सर देखिए, Mimicry, इतनी ज़्यादा कठिन लैंग्वेज भाषा है कि उसकी हूबहू ट्रांसक्रिप्शन कभी भी नहीं बन सकती। बनाने की नहीं, उसमें कंप्यूटर में कोई ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर कुछ कोई भी नहीं है, मैनुअली बनता है। ये जो जांच करते हैं वॉइस से ये कैसे करते हैं? सर ये मैनुअली बनाते हैं सुनकर पूरा। नहीं, फिजिकल जांच भी जाता है वॉइस रिकॉर्डिंग, फिर ये कैसे क्या मैच करते हैं उसको? सर एफएसएल का मुझे नहीं, उसका मैं नहीं बता सकता, मैं खाली ये वाला पार्ट तो वो मैच करते हैं सर, वही नहीं मतलब उनके पास कुछ तो टेक्निक हाँ, वो ये है कि ऐसे एक बार आपकी इधर वाली वॉइस चलाई, उसका स्पेक्ट्रोग्राफिक निकाला या जो ग्राफ आ रहा है उसका जो ग्राफ आ रहा है वो निकाला, और जो वॉइस सैंपल लिया है उसमें भी हो सकता है वही शब्द बुलवाए गए हों आपसे, उन दोनों का ग्राफ सेम आना चाहिए। जो उसकी स्पीच की जो विड्थ है या लेंथ है वो किस तरह की आ रही है, वो दोनों रिकॉर्डिंग की मैच करके देखी जाएगी। अगर मैच हो रही है तो अपने उसी हिसाब से देंगे। अप्रूवेबल आती है, प्रोवेबल आती है मैक्सिमम प्रोबेबल आती है, उसको किस लिए उसमें क्या ले, उसको किस मान लिए लिए सही है कि वो बेनिफिट ऑफ डाउट में जाएगा। बेनिफिट ऑफ डाउट का ही मान सकते हैं अपन, कोई 99% तो यही देते हैं उसको। लेकिन सर अपनी लैंग्वेज अलग रहती है और वो ट्रांसक्रिप्ट जब पढ़वाते हैं वॉइस सैंपल में जी वो लैंग्वेज बिल्कुल अलग तरीके की होती है कि अपन उसको पढ़ भी नहीं सकते, तो उसमें अलग कैसे आ जाती है? कैसे अलग मतलब जो जैसे लैंग्वेज है जब वो ट्रांसक्रिप्ट अपन से पढ़वाते हैं उसमें लैंग्वेज अलग ही टाइप की होती है, जो कि जिस शब्द को अपन को ना मतलब कठिनाई से पढ़ सकते हैं अपन। जैसे कि मेरा वॉइस सैंपल उसी दिन ले लिया उन्होंने, जैसे मेरी लैंग्वेज है उसी भाषा में होना चाहिए उस ट्रांसक्रिप्ट, लेकिन वो हार्ड कॉपी जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें वो मतलब लैंग्वेज ही अलग आ रही है, जिसको अपन बोल भी मतलब ऐसे हम बोलते भी नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे उससे 20,000 रुपये चाहिए या तो उससे 20,000 रुपये चाहिए, उसमें लिख के आ रहा है कि तो से मैंने 20,000 रुपया मांगे तू दे होगा, मतलब जो लैंग्वेज ही अलग होगी, इसमें एक्सटेंड क्यों आ रही है? सर वो तो मैनिपुलेटेड बनाते हैं वो जानबूझ के,
मैनिपुलेटेड है, और इसका तो फिर आप आगे भी आप बोल सकते हो कि भाई ये लहजा ही नहीं है, मेरे तो बोलने का तरीका ही नहीं है, फिर आपने ट्रांसक्रिप्शन इस तरह की क्यों बनाई? वो तो रिकॉर्डिंग में भी नहीं आएगा ना, रिकॉर्डिंग में भी नहीं आ रहा, नहीं आएगा ना। आप उसका कोर्ट में भी मतलब आप उसका अपने मतलब डिफेंस में भी आप ये चीज बोल सकते हैं कि भाई ना तो ये मेरा लहजा है, ना मैं इस तरह की भाषा बोलता हूँ, तभी एसीबी द्वारा जो ये बनाई गई है मैनिपुलेटेड ट्रांसक्रिप्शन है। रिकॉर्डिंग में नहीं जाएगा ना वैसे। और कुछ सर ये आपने सेकेंडरी और टर्सरी एविडेंस जो बताए थे, तब डीवीआर से उसमें लैपटॉप में सेव करके फिर वो सीडी बनाते हैं, तो सीडी टर्सरी तृतीयक वो हो गया जी। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जैसे जैसा मैंने पहले बताया था, कोई भी रिकॉर्डिंग जब भी डीवीआर में रिकॉर्ड करी जाती है, उस डीवीआर में कोई मेमोरी कार्ड नहीं लगा हुआ है, तब तक वो रिकॉर्डिंग प्राइमरी एविडेंस कहलाएगा। अगर उस डीवीआर को कंप्यूटर या लैपटॉप में कनेक्ट करने के बाद में उस रिकॉर्डिंग को कॉपी करा, मतलब रिकॉर्डिंग का फोल्डर कॉपी किया, उसको डायरेक्ट सीडी में पेस्ट करके सीडी बर्न करी गई है, तो वो रिकॉर्डिंग प्राइमरी का ही पार्ट कहलाएगी। ठीक है, अगर उस रिकॉर्डिंग को का जो फोल्डर है डीवीआर में कनेक्ट करने के बाद में उस रिकॉर्डिंग को अगर अपने डेस्कटॉप या कंप्यूटर में इन्होंने पेश करा, प्राइमरी थी तब तक जब तक वो मेरे डीवीआर में थी, जैसे ही मैंने अपने कंप्यूटर में डाला या लैपटॉप में डाला, वो रिकॉर्डिंग हो गई मेरी सेकेंडरी। अब उस कॉपी करी हुई रिकॉर्डिंग को अगर मैं सीडी में बनाऊंगा या डीवीडी बनाऊंगा, तो वो थर्ड एविडेंस में आएगी। तो ये आइडेंटिफाई हो सकता है, हो जाता है क्या, मतलब ये डीवीआर से लैपटॉप और लैपटॉप से सीडी में आई है। देखिए, अभी मैंने आपको जैसे बताया, अगर आप डायरेक्ट डीवीआर से अगर आप कोई रिकॉर्डिंग बनाते हो, तो उस केस में रिकॉर्डिंग की सिर्फ मॉडिफिकेशन और क्रिएशन डेट ही जनरेट होगी। 3 डेट आती है, मॉडिफिकेशन, क्रिएशन और एक्सेस। मॉडिफिकेशन और क्रिएशन डेट ही एक्सेस होगी, और मॉडिफिकेशन और क्रिएशन डेट दोनों सेम आएंगी। ठीक है, अगर उस रिकॉर्डिंग को कंप्यूटर में कॉपी करा गया है, तो मॉडिफिकेशन डेट तो वही रहेगी जो डीवीआर की थी, और एक्सेस डेट और क्रिएशन डेट वो आ जाएगी जिस टाइम पर सीडी बनाई गई। एडिटर केस में क्या होता है, मॉडिफिकेशन, क्रिएशन, क्रिएटेड और मॉडिफाइड जो डेट है वो सेम होती है, एक्सेस डेट अलग होती है। एक्सेस डेट वो होती है जिस दिन वो प्रारंभिक कार्रवाई करते हैं, पंचनामा बनाते, वो एक्सेस डेट जब वो सीडी चलाते हैं। सर अपने में से कोई चालान लेके आए होंगे, उनका कैसेट भी प्रमाण पत्र देख करके थोड़ा मेरी बात पूरी हो जाती सर। वही मैं कह रहा था कि एक्सेस डेट वो वाली जगह जाती है जिस दिन वो सीडी को चलाते हैं। चलाते नहीं, वो सीडी बनाते हैं। एक्सेस डेट होती क्या है? एक्सेस डेट वो होती है जब सीडी क्रिएट करी गई। क्रिएटेड डेट क्या होता है? सीडी बनाई गई। सिंपल से उसमें चलेगा, सही ट्रांसक्रिप्शन बनाएगा। और मैंने जो मतलब कंप्लेनेंट था उससे मैंने पैसे खा के मैंने गलत ट्रांसक्रिप्शन बना दी, और सर ने जो पढ़ी वो इनको अच्छे से याद हो गई। ठीक है, अगर फिर को थोड़ा सा डाउट होगा ना, अगर मान लो इन्होंने 10-15 बार वो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ी, पढ़ने के बाद में अगर ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, तो जो मैंने ट्रांसक्रिप्शन में लिखा हुआ है इनको वही सुनाई देगा जो ट्रांसक्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो इसीलिए मेरा आप सभी से एक निवेदन है, आज तक आपने जितनी बार भी अपनी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ी है, पढ़ ली, अब मत पढ़ना। पहले अपनी रिकॉर्डिंग सुनो, एक बार नहीं 1000 बार रिकॉर्डिंग सुनो। उस रिकॉर्डिंग को सुन के धीरे धीरे आप खुद ट्रांसक्रिप्शन बनाइए पहले आपकी, फिर उस ट्रांसक्रिप्शन को मतलब जब आपकी बन जाए, फिर आप एसीबी वाले से कंपैरिजन करके आप देखो, तब आपको एक्चुअल अंतर समझ में आएगा कि एसीबी ने कितनी ज्यादा घपलेबाजी की। बहुत बढ़िया, फैक्ट ये है सर, ट्रांसक्रिप्शन बहुत शानदार। हमारे दिमाग में तो वही चलता है जो लिखा हुआ है, पेश कर रहे हैं तो वो सही होगी और एडमिसिबल होगी। सर मैं एक चीज पूछूं सर, अपनी बात मैंने आपसे पूछने का उद्देश्य और उनका बताने का उद्देश्य कुछ दूसरा है। जब एसीबी कपिल चौबे के मैटर में ऐसा कर सकते हैं, तो अगर हम लोग, जिन लोगों के अभी प्रकरण अभी बने हुए हैं, अगर हम लोग सीडीआर की डिमांड करें, ठीक है, मिलेगी नहीं मुझे भी मालूम, पर सुरक्षित तो रखी जा सकती है जी। और अगर हो सकता है कि यही गलती आपके केसों में मिल जाए, आपके केसों में भी केसों में गलती मिल जाए, तो फायदा किसी का भी हो सकता है। यहाँ पे जैसा आपका कहना है कि साल भर से ज्यादा, 1 साल के अंदर अगर आपका रिकॉर्डिंग से अगर आपको बात की है मोबाइल से, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का मेन सर्वर रहता है, तो 1 साल के अंदर ऑटोमेटिकली सीडीआर डिलीट हो जाता है। करेक्ट करना चाहूंगा मैं आपको थोड़ा सा, 2 साल का हो गया सर, 2 साल में हो गया सर, वो जीरो का है 1 साल का, 2 साल हुए हैं, ठीक है। आप 91 सीआरपीसी में आप जाके कोर्ट में क्लियर कर सकते हैं, है ना। अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो भी
भी आप ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं जी। और नहीं ट्राई को मानता है तो अपने कई साथी अभी क्या? हाँ, जिनको लेटेस्ट बने हैं, मांगे जिनके लेकिन दो साल मिले नहीं। हुए हैं, उनको लगता है कि कोर्ट के आप थ्रू मांगे थे। टावर ऑडिशन अलग की मेरी खुद ही करवा लिया। या लोकल लाइन की टावर ऑडिशन उस समय अलग की टाइम जिस समय बता रहे हैं मेरे साथ था उस समय मेरे साथ नहीं था वो लोग अप्लाई कर सकते हैं अंडर इन्वेस्टिगेशन है सेम टाइम पे या में जो स्पेशल कोड ऑफ के साथ मूव कर सकते हैं बस आपकी फाइल हो गई और जैसा लेकिन बता रहे ऐसे हैं भी कि देखना भी आपका जब उसमें वही कोई कंटेंट है ही साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तब भी आप डायरेक्शन को देने के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं जी सर ये क्या करके ट्रैक करते हैं जी। एक आवेदक को वो एक ट्रैक रिपोर्ट की जी हाँ। इससे पहले मैंने जाना जैसे मैंने आपको अभी बता रहा था एसीबी द्वारा रिकॉर्डिंग में टेम्परिंग कैसे करी जाती है मैं भी आपको उसके बारे में बताता हूँ। सपोज ये कोई रिकॉर्डिंग है जो डीवीआर से रिकॉर्ड करी गई है, अभी तक इसमें कोई टेम्परिंग नहीं है। अब पर्टिकुलर इस रिकॉर्डिंग में ये वाला वो पार्ट आता है, ये वाला रिकॉर्डिंग में वो पार्ट आता है जहां पर कथित आरोपी के द्वारा इस बात के लिए मना करा गया है कि मैं पैसे नहीं लूंगा। अगर ये चीज रिकॉर्डिंग में आती है तो उसका बचाव होता है। अब एसीबी इसमें टेम्परिंग कैसे करते हैं? हो गई टेम्पर्ड। अब इस पर्टिकुलर पार्ट को अगर आप सुनेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग इसमें ढंग से सुनाई नहीं देगी, सिर्फ डिस्टर्बेंस इसमें सुनाई देगा और कुछ भी सुनाई नहीं देगा। देखिए स्पीकर आगे डिस्टर्बेंस, ये वो पार्ट है जहां पर कथित आरोपी के द्वारा रिश्वत मांग के लिए लेने के लिए मना करा गया है, उसके द्वारा परिवादी को झाड़कर भगाया गया है कि भाई तू जा, मेरे को मेरा तरीका मत सिखा, कि जैसे आप पुलिस विभाग से हैं तो मेरे को मत सिखा एफआईआर कैसे लगानी है, मेरे को जो करना है मैं सही कार्रवाई करूंगा, बट उसको आपको रंजिश के तहत आपको ट्रैप करना है। ये तरीका है जिसकी वजह से ये रिकॉर्डिंग में छेड़छाड़ किस तरह से होती है। वो स्पेक्ट्रोग्राफ चेंज नहीं हुआ सर चेंज हो गया ना, ये देखिए एक्चुअल जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल जो स्पेक्ट्रोग्राफ आता है वो इससे भी ज्यादा कम आता है, इतना ही आता है। ये पूरी टेम्पर्ड रिकॉर्डिंग है एक्चुअली, ये किसी केस की है और ये पूरा वो पार्ट है जो एसीबी द्वारा टेम्पर करा गया। अब अगर जैसे मैंने आपको ये बताया कि भाई किसी डीवीआर में 7 नंबर की रिकॉर्डिंग है, एक 35 नंबर की रिकॉर्डिंग है, अब एसीबी कई बार ये भी कर सकता है, जैसे इतना सा मैंने पार्ट कॉपी किया यहाँ से एक रिकॉर्डिंग से, इसको लेके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अलग अलग पार्ट को भी कट करके इस तरह से करा जा सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, 16 दिसंबर एक मूवी आई थी बहुत साल पहले, उसमें एक कोड होता है कि दुल्हन की विदाई का वक्त बदलना है, उसमें जो एक्टर होता है उसको विलन के मुंह से निकलवाना होता है, तो अलग अलग वो शब्द बोलता है कि पहले दुल्हन, तो वो दुल्हन वर्ड को कट करके इस तरह से पेस्ट करते हैं, फिर की विदाई लेके फिर करते हैं, तो इस तरह से पूरा सीक्वेंस उससे लेकर एक मैसेज बनाया जाता है, फिर वो उस मशीन पे लगाया जाता है जिससे कि जो बॉम्ब है वो डीएक्टिवेट होता है। इसी तरह से एसीबी भी कई बार ये करता है, हो सकता है कि आपने कोई शब्द बोला ही नहीं हो, कई बार मिमिक्री आर्टिस्ट भी होते हैं, सुगंधा मिश्रा एक्ट्रेस है, गायिका है, सब जानते हैं, वो लता मंगेशकर वगैरह की आवाज में भी गाने गाती है और भी लोगों की आवाज निकालती है, तो एसीबी इस तरह से भी करता है। एक मैंने केस अपना ऑडिट किया था जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो के कांस्टेबल के द्वारा ही आरोपी की आवाज निकाली गई थी, उसमें पर गलती उसने करी 3 जगह पर उसकी एक्चुअल वॉइस आ गई। जब शुरू में बोलते हैं कि मैं कांस्टेबल XYZ मांग सत्यापन हेतु वॉइस रिकॉर्डर फला फला को सुपुर्द कर रहा हूं, जो ये वाली वॉइस थी जब वो ट्रैप की ये लोग फर्जी जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे उस टाइम पे उसकी 2 बार एक्चुअल आवाज आ गई, तो मैंने अपनी रिपोर्ट में वही लिख के दिया, उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। एक रिकॉर्डिंग है, जैसे मान लीजिए मैं किसी से बात कर रहा हूँ, किसी सीरियस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, उसमें एकदम से आवाज इस तरह से आती है हा हा, जैसे कोई हंसाओ, अब वो इस तरह से तो हंसता नहीं कि हा हा, खाली 2 ही शब्द बोल के हंसेगा, या तो लंबा हंसेगा या धीरे हंसेगा, वो जो पार्ट है 2 शब्द का वो गलती से एक रिकॉर्डिंग में डल गया है इससे। भले किसी भी 1 या 10 रिकॉर्डिंग में से किसी भी एक रिकॉर्डिंग में नैनो सेकंड की भी अगर टेम्परिंग है या कुछ भी करा गया है तो सारी रिकॉर्डिंग टेम्पर्ड मानी जाएंगी, फिर वो रिकॉर्डिंग कोर्ट में और कहीं भी एडमिसेबल नहीं होगी। सर दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप एक एक करके सब लोग
है कि उस रिकॉर्डिंग में से जहाँ पे मान लीजिए मेरे को कोई रिश्वत के लिए कोई देने आया है, मैं उसको मना कर रहा हूँ, मैंने सीधे कहा भाई बकवास मत कर, निकल जाए यहाँ से। एसीबी ने क्या किया कि मेरी अलग अलग बातों की रिकॉर्डिंग में से पर्टिकुलर पार्ट को कट कर करके एक रिकॉर्डिंग बनाई है और उस पार्ट को वहां से कट करके वहां पे पेस्ट किया। ऐसा ही करते हैं, मोस्टली ऐसा ही करते हैं, मेन थीम यही है, यही करते हैं, यही बेसिक है, बिल्कुल फाउंडेशन है एक चीज का। ऐसे बहुत सारे पहलू आएंगे जहाँ पे हमारे इमोशंस जो होंगे वो फ्लो करेंगे, ठीक है। वो जो बंदा सिखा रहा है हमें वो सीखना उद्देश्य है। हम यहाँ पर अपने इमोशंस की संतुष्टि के लिए नहीं आए, हम आए सीखने। तो जो सिखा रहा है, जैसे कि जो उन्होंने बताया, वो चीज संभव है, ये वाली बात अपन जान रहे हैं, तो आज अपने इमोशंस एकदम बाहर आ रहे हैं, ये भी संभव है। लेकिन उसको प्रमाणित कैसे करेंगे वो आगे बताएंगे, अगर कोई नहीं जानेंगे तो हो जाएगा। ओके सर। देखिए मैंने आपके सामने एक स्पेक्ट्रोग्राफिक एग्जामिनेशन है ये, जो हम लोग किसी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग का करते हैं, तो हम इसमें ज़्यादा तो ये चीज़ देखते हैं कि इस रिकॉर्डिंग में टेम्परिंग है या नहीं, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग जैसे पूरी टेम्पर्ड है, ठीक है, इसका जो ग्राफ है इसकी बिल्ड बहुत ज़्यादा आ रही है, और भी कई टेक्निकल पैरामीटर होते हैं जिससे कि हम एग्जामिन करते हैं कि रिकॉर्डिंग में टेम्परिंग हुई है या नहीं हुई है। सपोज आज मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, कोई मेरी डीवीआर से रिकॉर्डिंग कर रहा है, यहाँ पर ना आसपास कोई मस्जिद है ना कोई मंदिर है, जबकि जहाँ पर मैं मना कर रहा हूँ ना कि मैं पैसे नहीं ले रहा, भग जाए यहाँ से, उस जगह पर जानबूझकर चिड़ियों की चहचहाने की आवाज आती है। कई रिकॉर्डिंग्स में आपने सुना होगा, कई जगह पे ट्रेन की आवाज आ रही है जबकि 20 किलोमीटर तक यहाँ पर कोई स्टेशन ही नहीं है, या ट्रक की आवाज आ रही है जबकि यह हाईवे नहीं है, मस्जिद की अजान की आवाज आती है जबकि वहां पर कोई नहीं। ये सारी टेम्परिंग होती है जो एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा जानबूझ के डाली जाती है। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं L1। हमेशा जो टेम्परिंग का कंटेंट होता है वो R1 में डाला जाता है, और जैसे ही फिर उसको जब सेव किया जाता है रिकॉर्डिंग को, तो ये दोनों पार्ट पैरेलल प्ले होते हैं। तो आपकी रिकॉर्डिंग तो चल रही है, उसके साथ में बैकग्राउंड में ये चीज भी चल रही है, जिसकी वजह से आपकी आवाज दब जाती है और जो एडिशनल वॉइस है वो ज्यादा तेज हो जाती है। इसी की वजह से आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है कि रिकॉर्डिंग कितनी देर की थी। अच्छा, अब एक थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज पे आते हैं। आप सभी ने ट्रांसक्रिप्शंस भी देखी होंगी, अपने केस में नहीं, जैसे आप विभाग से हैं आपने देखी होंगी, शायद आप कुछ ने बनाई भी होंगी ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। 1 मिनट की ट्रांसक्रिप्शन को बनाने में, 1 मिनट की ट्रांसक्रिप्शन को बनाने में अगर एक्सपर्ट के हिसाब से बात करूं तो मुझे लगता है 1 मिनट की बनाने में 10 मिनट। वो भी मुझे तब लगता है जब जिस ट्रांसक्रिप्शन को वो रिकॉर्डिंग बिल्कुल क्लियर है, क्लियर यानी कि मैं बोल रहा हूं, मैं चुप हो गया, मेरे बाद में आपने बोलना शुरू किया, क्योंकि रिकॉर्डिंग कई बार सुनी भी जाती है और उसके बाद में फिर वो टाइप करी जाती है, टाइप करने में भी टाइम लगता है। अगर नॉर्मल आदमी की आम आदमी का देखें, जैसे या एसीबी में भी देखें, वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो एक्सपर्ट का मतलब ऑर्डिनरी पर्सन का जो हम टाइम लेकर चलते हैं 15 से 20 मिनट का टाइम लेकर चलते हैं। ये मेरी टीम मेंबर है हर्षिता, ये खुद भी मेरे लिए ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। कितना टाइम लगता है हर्षिता आपको? 5 मिनट की करने में कितना टाइम लगता है? आधे घंटे 45 मिनट लगता है आपको। तो एसीबी क्या कहता है कि मांग सत्यापन की जो रिकॉर्डिंग है हमने 1 बजे बनानी शुरू करी, जो कि 5 मिनट की रिकॉर्डिंग थी, 1:15 में हमने पूरी बना दी। किसी कीमत पे पॉसिबल ही नहीं है। कई रिकॉर्डिंग ऐसी आती है जो क्षेत्रीय भाषा में होती है, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, हो सकता है कि सर है ये अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब भी ट्रांसलेशन होता है तो उसमें डबल टाइम लगता है, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी सुनूंगा, फिर जो मैंने टाइप करा है मैं वो भी पढ़ूंगा, उसके बाद में मैं रीजनल में सुन के या समझ के मैं टाइप भी करूंगा, तो इसमें डबल टाइम लगेगा। जैसा कि एसीबी कहता है हमने 15 मिनट में 5 मिनट की ट्रांसक्रिप्शन बनाई, जबकि 5 मिनट की ट्रांसक्रिप्शन को बनने में आराम से 2.5 से 3 मिनट लगेंगे। इसका प्रैक्टिकल अगर आप करना चाहें तो जो आपके खुद के केस की ट्रांसक्रिप्शन है, रिकॉर्डिंग है, आप खुद करके देखिएगा। 5-10 मिनट आप उठा लो, आप खुद करके देखिएगा, आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी कि कितनी कितना समय लगता है ट्रांसक्रिप्शन को बनाने। इसके अलावा एसीबी ये भी कहता है कि हमने सीडियां भी बनाई, इसी बीच में हमने सीडी भी बना ली। सब एक सीडी को बनने में आराम से 5 मिनट लगते हैं, और ज्यादा डेटा पे डिपेंड करता है या सीडी ड्राइव पे डिपेंड करता है कि सीडी ड्राइव की कंडीशन क्या है। कंडीशन अगर खराब है तो आधा घंटा भी लग जाता है कई बार सीडी बनने में, क्योंकि उसका तो लेंस खराब होता है, वो रीड नहीं कर पाता है, सीडी डेटा नहीं डाल पाता है उसको, ठीक है। इसके अलावा एक सवाल सर प्लीज, ये जो ट्रांसक्रिप्शन में लगने वाला समय
जी सर। ये सर भी देख रहे हैं चीज़ों को, मैं भी देख रहा हूँ, मेरे बगल में मेरे एसोसिएट है सर। मेरे समय कई बार भेज देता हूँ, कोई ऑडियो बोल के तुम उसको टाइप करा दो। तो वो आज मैं उससे वही बोल रहा था कि इतना समय लगता है, मुझे तुमसे सिंपैथी हुई है पहली बार। मूल मुद्दा ये है कि इस बात को कि हम 1:10 एक्सपर्ट को लगता है, इसको प्रमाणित करना हो या नहीं है। न्यायालय हमारे कहने से प्रमाणित नहीं। इसको लेकर के क्या कोई ऑनलाइन है, ऑडियो अवेलेबल। हाँ जी, कोई दृष्टांत हो या कुछ ऐसा वो मैं आपको शेयर कर दूंगा एक बार निकाल के। 20 मिनट की रिकॉर्डिंग उन्होंने 35 मिनट में बनाई। संभव ही नहीं होगी, पॉसिबल ही पॉसिबल नहीं। किसी टेक्निकल डिपार्टमेंट में या किसी न्यायालयीन दस्तावेज के रूप में गया हो जिसमें न्यायालय ने एक्सेप्ट किया हो, आप बिल्कुल। तो सारे ग्रुप में गए हैं, बिल्कुल सर। और इस पॉइंट को लेकर के जजमेंट में 4 लाइन भी लिखी है, बिल्कुल। तो मैं उस तरीके का कोई कंटेंट हमको अवेलेबल कराएं, बिल्कुल। जिससे जब हम यहाँ पे प्रोसीड करें तो उन चीजों को हम उस तरीके से सीआई श्री सुबोध जांगिड़ उदयपुर एसओजी में थे, तो उनका ट्रैप के मामले में मैंने ही सारी इनकी टेक्निकल रिपोर्ट बनाई थी। उसमें हालांकि मेरे बयान वगैरह भी हुए थे, और जब उनका जजमेंट आया तो मजिस्ट्रेट का ये कहना था कि आपकी केस में 80% वेटेज साइबर एक्सपर्ट अभिषेक शर्मा का है, आपको निकालिए। और उसमें ये था, तो उसमें जो आपका मतलब पॉइंट है ना, मैं एक बात पे आ रहा हूँ सर, जो आपने जो चीज बोली है, जो मेरी रिपोर्ट थी, पूरी की पूरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट ने उसमें अपने छापी है, मतलब उसमें जजमेंट में दी, तो वो ग्रुप में शेयर करा हुआ है वैसे। आप मुझे भेजता है, हाँ मैं आपका अगर वो एविडेंस की कॉपी यदि बिल्कुल रिपोर्ट है, मैं आपको अभी शेयर करूँ। आसानी होगी आगे चीजों को जी। रेगुलेट करने। बिल्कुल सर। अच्छा, इसी के संग अभी जैसे सर आप प्रमाण पत्र जारी करें, जी हाँ, जो सर कह रहे हैं तो क्या बोर्ड लगा करके सर्कुलर का कुछ उल्लेख करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल 65 भी मैं इसका इशू करता हूँ। वो है कि जो सर का कहना यही है कि जब आप प्रमाण पत्र देंगे तो उसमें इस तरह की टिक लगाएंगे कि इसको इस सर्कुलर के तहत जो है मेरे द्वारा। हाँ उसमें सारी चीज टेंशन होगी। सर एक अपने कपिल चौबे जी, आप लोग का कोई ध्यान से सुनिएगा। कपिल चौबे जी, इनकी इत्तेफाक की बात ऐसी थी कि इनकी सीडीआर इनके केस में लगा। इसके बाद में आपसे नाम पूछता है, आपको रिकॉर्डिंग का क्या नाम देना है। कई बार एंटी करप्शन ब्यूरो अपने हिसाब से नाम दे देते हैं, मान सकता है अपन वार्ता, लेन देन वार्ता, तो वो भी गलत है, क्योंकि एविडेंस के संग में छेड़छाड़ की गई, वो भी एक टेम्परिंग की